नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम ऐसी शख्सियत के साथ बात करेंगे जो मतलब कि हर घर हिंदुस्तान में उनका हुनर जानता है, उनका नाम जानता है, हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में। और जब हम उनकी बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में दिल की बात भी है और मन की बात भी है। वो हैं जावेद अख्तर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप डिस्टिंग्विश्ड पोएट भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपने हिंदी सिनेमा और लिटरेचर में जो आपकी भूमिका रही है वो भी एक गज़ब है। और आपके साथ हम राज्यसभा में मेंबर भी इकट्ठा थे और हमने कुछ काम आपके साथ भी किए। और आपकी शुरुआत मुंबई से हुई, वहाँ आप पहुँचे तो आहिस्ता 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 सालीम के साथ आपने काम शुरू किया। और शुरुआत आपकी कमाल और रोही स्टूडियो में हुई। 1981 में आपने लिरिक्स शुरू कर दिए और कई पिक्चरें बनी फिर, और लगभग 24 पिक्चरों में 22 तो एकदम हिट थी। और उनमें से अंदाज है, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, मिस्टर इंडिया, मैं तो कई गिना सकता हूँ। आपकी शुरुआत आपने AMU से की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ से आपने मैट्रिक किया। उसके बाद आपने फिर भोपाल से BA किया। और आप एथियस्ट भी हो। आपसे जब सवाल पूछा जाता है कि भगवान किधर है तो आप पूछते हैं बताइए, आप ही हमें बताइए। और अगर भगवान है तो इतनी गरीबी क्यों है, भूखमरी क्यों है, इस तरह से भगवान की रेख देख में ये सब अन्याय जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपको ड्वार्किन अवार्ड भी मिला, आपको 4-5 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, आपको पद्मश्री भी मिला, आपको पद्म भूषण भी मिला, क्या क्या नहीं मिला। तो आपसे हम आज आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कैसे बदला, किस तरह बदला और आज हम किस स्थिति में हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कपिल साहब, पहले तो आपने एक जुमला बोला कि हम आपके साथ राज्यसभा में थे, गलत है, मैं आपके साथ था। एक दूसरे कि आपका जो हम लोगों की लाइफ में हिंदुस्तान के जो आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन हों या राइटर्स हों, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो मुझे लगता है आपको भी नहीं पता। जो आपने चेंज किया आपके अंडर योर वॉच, जो चेंज हुआ कॉपीराइट के लॉज में 2012 में, उसकी बहस अब क्या कानून बन जाता है, लेकिन फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से उसमें भी समय लग जाता है। कभी कभी तो सिर्फ किताब में रह जाते हैं कानून, तो थोड़ा वक्त लगा। कुछ दर्शकों को तो नहीं पता कि वो कानून क्या था। मैं भी अर्ज करता हूँ, तो वो कानून जो था उसने एम्पावर कर दिया कॉपीराइट में राइटर्स को और कंपोजर्स को, जिसमें बहुत लूप होल थे और उन्हें कुछ नहीं मिलता था, करोड़ों की रॉयल्टी में एक नया पैसा। अल्टीमेटली हुआ ये कि इस कानून की वजह से जो IPRS जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी, कॉपीराइट। जी जी। तो परफॉर्मिंग राइट्स का मतलब ये होता है कि गाना अगर बज रहा है तो एक है रिकॉर्डिंग राइट और दूसरे परफॉर्म। रिकॉर्डिंग राइट उसका है जिसने गाना रिकॉर्ड किया है, वो प्रोड्यूसर हो या म्यूजिक कंपनी हो या कोई भी हो एंटिटी। और परफॉर्मिंग राइट उसे कहते हैं कि जो परफॉर्म हो रहा है जब रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसमें म्यूजिक परफॉर्म हो रही है और वर्ड्स परफॉर्म हो रहे हैं, इनका कॉपीराइट होता है। तो पेपर पे तो था ये कॉपीराइट, लेकिन कानून में ऐसे लूप होल थे कि राइटर को या कंपोजर को कुछ मिलता मिलाता नहीं था। कुछ ऐसे ही 2-3% जो था बांट देते थे, अच्छा, खैरात की तरह, भीख की तरह। जो आपके अंडर जो लॉ चेंज हुआ उसमें एम्पावर हो गया कंपोजर और राइटर। और फिर 5 साल लगे हमें वो सोसाइटी, जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज सोसाइटी IPRS को टेक ओवर करने में। और आज पब्लिशर्स और राइटर कंपोजर बराबर के नंबर पे हैं गवर्निंग बोर्ड पे। और 17 से 25 तक क्या हुआ है कि इस साल यानी 24 में 6 साल समझिए, 730 करोड़ का हमने रॉयल्टी जमा की है। really? और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा
तो हम 1000 करोड़ तो शुरुआत में कितना था? 42 साल का मैक्सिमम कवरेज होती थी, 42 करोड़। अच्छा। आज 730 करोड़ हो गई। जी हाँ। और ये वो वक्त था जब पार्लियामेंट बड़ी अफरा तफरी में और बड़े कन्फ्रंटेशन में इसमें बीजेपी ने हमारा साथ दिया था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम मेंशन कई ना अच्छी करें, चीजों में हमारा साथ दे देते बहुत हैं। बहुत। यानी ये एक बिल था उस हंगामी सूरत में भी जो दोनों हाउसेस में यूनानिमस पास हुआ। तो मतलब चलिए कहीं अच्छी बात की सबने ही, और उसके बाद जब आया तो ऐसा हो गया है, तो वी हैव टू ओ यू अ वर्ड ऑफ थैंक्स। नहीं, वो तो कुछ बात नहीं, मैं तो वैसे ही, आपने ये बात से शुरुआत कर दिया। असल बात तो ये है कि बॉलीवुड हमेशा एक ऐसी हस्ती इस किस्म की है कि बॉलीवुड से जब आवाज़ निकलती थी और जो फिल्में बनती थी उसका प्रभाव सारे हिंदुस्तान में बनता था। तो वो तो उस समय का दौर है, आज ऐसा क्यों नहीं? देखिए वक्त बदलता है। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये किसी कल्चरल वॉइड में नहीं है, ये बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। अगर आप एक हाथ पकड़ के देखें, आप कहें अरे भाई हाथ में बुखार क्यों है, ये जुमला सही नहीं होगा। बुखार बदन में है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ हाथ में बुखार है बाकी ठीक चल रहा है बॉडी। तो उसी तरह से बहुत सारी बातें, ये लाइफ ऑफर्स यू पैकेजेस, हर पैकेज में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। अब लिबरलाइजेशन जो हुआ उससे मैं समझता हूँ कि कम से कम अर्बन मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा एफ्लुएंस आई है। मुझे याद है अपना बचपन, हम मिडिल क्लास के ही थे, हम गरीब नहीं थे, मिडिल क्लास लोग थे, सिविल लाइन में बंगले में रहते थे। लेकिन मेरे घर में एक उषा का फ़ैन था, 2 एक फ़ैन जो थे टेबल फ़ैन थे, एक छत का तो एक ही था, और एक मर्फी रेडियो था। ये हमारे पास जो मशीनें थी वो ये थी। आज आप एक एवरेज घर देखिए, टेलीफोन बहुत बड़ी चीज़ थी। मोहल्ले में जिसके पास टेलीफोन होता था पूरा मोहल्ला उसकी इज्जत करता था, इसलिए कि उससे रिलेशन ख़राब हो गए तो ठंडी अलमारी जो फ्रिजिडेयर है वो बहुत बड़ी चीज़ थी। आपके घर में दावत होती थी तो मीठा पड़ोसी के घर में फ्रिजिडेयर में रखवा देते थे, मुझे याद है। ये वक्त था। आज आप देखिए, आज बच्चों को हम ये बताएं 25 साल 20 साल के तो हंसेंगे, लेकिन कहीं हमने तरक्की तो की ना। ऐसा थोड़ी हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मिडिल क्लास में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कार का, वो पूरा तांगा ले ले यही बहुत बड़ी बात, वरना स्ट्रेंजर्स हम वो दिल्ली स्टेशन से घर पे टांगे पे आते थे। अच्छा, और पूरा तांगा लेते थे तो अमीर आदमी थे आप, वरना तो 2 एक स्ट्रेंजर बैठे होते थे आपके साथ उसी तांगे। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ जो अलग अलग जगह उतरते रहते। चलिए इमेजिन, आज कोई मिडिल क्लास फैमिली नहीं हुई जिसको कार नहीं हो, तो तरक्की हुई। लेकिन इसमें एक और बात हुई, जब कुछ नहीं था तो हम थे, अब मैं है। जो फ्री मार्केट है इसका एक कॉस्ट ये है कि हम कमज़ोर हो जाता है और मैं मजबूत हो जाता है। लोग एम्बिशियस हो जाते हैं, ये अच्छी बात है। लोग जानते हैं कि स्काई इज द लिमिट, एनीबडी कैन बिकम एनीथिंग, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं स्टेटस को है कि जो जहाँ पैदा हुआ है, मुंशी का बेटा मुंशी रहेगा, जमींदार का बेटा जमींदार है, ये तो बॉलीवुड हम नहीं रहा। लेकिन हम का कॉन्सेप्ट जब कम होता है तो दिखाई देता हर जगह। ये मैनिफेस्टेशन है। जो फिल्म है हिंदुस्तान की, वो हिंदुस्तान की किस्मत नहीं बना रही, हिंदुस्तान फिल्मों की किस्मत बनाता है। कौन सी फिल्म लोग देखते हैं, क्या वो देखना चाहते हैं। एक प्रोड्यूसर तो यही चाहता है ना फिल्म मेरी चले, तो ही हैज़ एन आई टू द ग्राउंड। ही इज़ नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मगर उसको कॉमन सेंस है, उसका वो धंधा है उसका। तो उसे मालूम है कि अब ये नहीं चलेगा, तो वो सोसाइटी रिजेक्ट करती है और एक्सेप्ट करती है चीज़ों। तो भाई मैं आपसे इसी बात पे एक सवाल पूछता हूँ। देख, मेरी अपनी राय है, गलत भी हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज के हिंदुस्तान में आम आदमी में बड़ा रोष है, गुस्सा भी है कि हमारी बेहतरी नहीं हो रही, हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ी है, और इसकी रिफ्लेक्शन बॉलीवुड में होनी चाहिए। लेकिन अगर जो आम जनता ये सोचती है, उसकी रिफ्लेक्शन आज बॉलीवुड में क्यों नहीं होती? इसलिए कि टिकट जो है वो 700 और 800 रुपए का है। आम जनता, देखिए एक ज़माना था, अभी आज भी है, अमीरों के हॉस्पिटल हैं, गरीबों के हॉस्पिटल हैं, अमीरों के होटल हैं, गरीबों के होटल हैं। ये क्या हुआ है, विद टाइम एंड मल्टीप्लेक्सेस अमीरों का सिनेमा हो गया है और गरीबों का सिनेमा।
गरीबों का सलमा बचा ही नहीं। हाउ मेनी थिएटर यू हैव इन इंडिया? 14,000 के करीब थिएटर है, जिनमें से 8,000 3 सदर्न स्टेट्स में हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अब बचे कितने? आपने 8 ही निकाल दिए तो 6 बचे। 6 में से बड़ा नंबर है वेस्टर्न कोस्ट पे, महाराष्ट्र, गुजरात। उसके बाद जो बचे वो आते हैं हिंदी बेल्ट में। समझिए एक 11 लाख 12 लाख आदमी के ऊपर एक थिएटर है, 11 लाख 12 लाख आदमियों के ऊपर एक सिनेमा हाउस है। अनलाइक यूएसए जहाँ 1 लाख थिएटर है, जहाँ 35-36 करोड़ आबादी है। अनलाइक चाइना जहाँ 50,000 से ऊपर थिएटर है। हमारे हिंदी बेल्ट में एक 4-5 हज़ार थिएटर आते हैं। तो वो उसका वही नहीं है आउटलेट फिल्म का। दूसरी तरफ आ गए हैं मल्टीप्लेक्सेस। मल्टीप्लेक्स में तो समोसा भी बिकता है 200 रुपये का, टिकट होता है 500-700 रुपये का। तो मतलब एक 4 आदमी की न्यूक्लियर फैमिली भी जाए तो एक 3-3.5 हज़ार का खर्चा है। तो वो तो प्रिविलेज क्लास देखती है। जब प्रिविलेज क्लास देखती है तो गरीबों के प्रॉब्लम क्यों डिस्कस किए तो आपका मतलब है कि प्रोड्यूस इसलिए नहीं होती क्योंकि जो दर्शक हैं जो जाते हैं वो तो अमीर लोग हैं, वो अमीर लोग हैं। गरीबी से क्या लेना देना उनका क्या लेना देना? भाई आप 5 स्टार होटल है, आपको इतराज़ नहीं हुआ, 5 स्टार हॉस्पिटल है, आपको इतराज़ नहीं हुआ, तो अब 5 स्टार सिनेमा से क्या प्रॉब्लम है? चलिए छोड़िए, इंस्टीट्यूशन की बात छोड़िए, इंडिविजुअली भी कोई आज के दिन जो एक्टर हैं जी, वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में मेरिल स्ट्रीप ने आवाज़ उठाई सरकार के प्रति, वहाँ की सरकार के प्रति। यहाँ भी सब चुप हैं। वो क्यों? पहले तो होता था। आप वाकई जानना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं। आपको कोई अंदाजा नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल जानना ये तो कुछ भी नहीं है। क्या है, इनका नाम बहुत है मगर वैसे क्या है इनका इकोनॉमिक स्टेटस? इतना तो नहीं ना। ये सारी फिल्म इंडस्ट्री को एक मिडिल क्लास जो इंडस्ट्री है जेब में रख सकता है। लेकिन ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट, जैसे क्रिकेट के लोग जेब में रखते हैं, जैसे क्रिकेट के लोग भी इंडस्ट्रियलिस्ट जेब में रख लेते हैं। वो है ही नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट है असल में तो ना। जो बड़ा आदमी है जिसके पास पैसा है, उनमें से कौन बोलता है? कोई है? नहीं नहीं नहीं। कोई जो डिसेंट करता हो, कौन है? कोई भी नहीं। तो इतने बड़े बड़े एम्पायर तो वहाँ क्योंकि ईडी पहुंच जाएगी, आपके मतलब आपका नजरिया उस पर है। देखते तो कुछ ऐसे ही हम कि मेरिल स्ट्रीप ने इतना बयान दिया खड़े होके ऑस्कर्स में, लेकिन उस पर इनकम टैक्स की रेड नहीं हुई। तो ये इनसिक्योरिटी वो रियली है नहीं है, मैं इस बहस में क्यों पढ़ूं? परसेप्शन तो यही है। तो अगर ये परसेप्शन, ये दहशत दिल में होगी तो आदमी डरेगा कि भाई वो कहाँ ईडी आ जाएगी, वो सीबीआई आ जाएगी, वो इनकम टैक्स आ जाएगा और हमारी फाइलें खोल देंगे, वो हमें ये करेंगे, हम तो पूछे। और इंडस्ट्री फाइनेंस भी नहीं करेगी। इंडस्ट्री फाइनेंस भी नहीं करेगी फिल्म को। हाँ, ये भी तो है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री से बाहर के हैं, देश के प्रॉब्लम। फिल्म इंडस्ट्री भी तो अब वही लोग तो वही है ना। अब अलग अलग काम कर रहे हैं, इस काम में ज़रा धूमधाम ज़्यादा हो जाती है, वरना सब अपनी अपनी नौकरियां कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं जो कर सकते हैं। सो दो मिडिल क्लास कल्चर, दी जो कहते हैं खान मार्केट कल्चर इज नाउ प्रिवेलिंग ओवर बॉलीवुड। सो इट्स मैं तो खान मार्केट कई बार गया हूँ, मेरा तो घर पास में ही था जब मैं लोधी स्टेट में रहता था। तो मुझे तो कोई कल्चर वहाँ दिखा, दुकानें देखी मुझे बस, और 2-3 अच्छे रेस्टोरेंट है, खाना वाना अच्छा मिलता है। वहाँ कल्चर क्या है? तभी तो कल्चर तो खत्म हो गया ना हिंदुस्तान का। यही तो मैं कह रहा हूँ। मार्केट में कल्चर क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो भी मार्केट हो गई, ये भी मार्केट है, कल्चर खत्म हो गया। तो हिंदुस्तान का कल्चर मतलब कि जो सभ्यता थी, नहीं, वो खत्म नहीं हो सकता। खत्म नहीं हो सकता। वो क्यों? वो वजह क्या है? देखिए, मैं आपको अपनी धरती ही की मिसाल दूंगा। एक गंगा है, एक जमुना है। अभी हम लोग बहुत, देखिए जमुना की क्या हालत है दिल्ली के पास, आप देख लीजिए। गंगा के बारे में बरसों से बात चल रही है, उसको क्लीन करना है, साफ़ करना है। ये गंगा जल वो जल होता था, और शायद अभी भी है। गंगोत्री से आप ले, उसे बॉटल में रख दीजिए, 5 साल तक वो पानी ख़राब नहीं होगा, ख़राब ही नहीं होता। अब वो उसमें क्या, जब वो नीचे आता है मैदान में, तो जितना उस एरिया का इंडस्ट्रियल वेस्टेज है वो विदाउट ट्रीटमेंट नदी में जा रहा है।
ये आम आदमी की वजह से गंदी नहीं हो गई है। नहीं, सही बात ये है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज ने इन नदियों को खराब किया है। अमीर लोगों ने, प्रिविलेज लोगों ने। वो जो इंडस्ट्री है वो किसी बेचारे गरीब आदमी मजदूर की तो नहीं है। तो आपने सीपीआई या सीपीएम क्यों नहीं कभी ज्वाइन किया? मैंने कभी नहीं ज्वाइन। ख्यालात तो आपके वैसे ही। नहीं, जो सही बात जिसकी हो, बहुत सारी बातों से मैं उनसे डिसएग्री भी करता हूँ, और मौका हुआ तो उसका भी जिक्र कर दूंगा। ये पोल्यूट हो गई है, जी हाँ। लेकिन एक हमारा ये बिलीफ है कि एक और नदी है यहाँ, सरस्वती, जो नीचे बहती है अंदर ही अंदर। सबके जहन में है। वो सरस्वती जो है उसको इंडस्ट्रियल वेस्टेज गंदा नहीं कर सकता। बहुत अच्छा कहा। हिंदुस्तान वो सरस्वती है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये आती जाती चीज़ें हैं। जो असली हिंदुस्तान है वो नीचे बह रहा है और बहता रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जब मौका होगा, जब ज़रूरत होगी, फिर वो पानी ऊपर आ जाएगा। और ये गंदगी को कोई और धोए ना धोए, सरस्वती साफ कर देगी। ऐसा वो तो इतिहास हमें बताता है। जो शहनशाह हुए वो गिरे भी, हाँ, जो बादशाह हुए वो ख़त्म भी हुए, हाँ, जो डिक्टेटर्स हुए वो ख़त्म भी हुए। जी, आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। टॉपिक ये है कि क्या हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा, हमारी सिविलाइजेशन मिटा देगा? कोई नहीं मिटा सकता। हिंदुस्तान में कितने लोग आए गए, क्या क्या इससे मैं सवाल उन्होंने मिटा दिया क्या? आप इससे पे सवाल पूछता हूँ जी। उर्दू लैंग्वेज भी हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है। जी हाँ। तो उसको मिटाने की कोशिश क्यों हो रही है? लैंग्वेजेस ना सरकारें बनाती हैं ना मिटाती हैं, ये उनका काम ही नहीं है और कर भी नहीं सकती। लैंग्वेज सड़क पे बनती है और सड़क पे मिटती है। ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि आप उसे उसका जो इकोनॉमिक एडवांटेज है उस लैंग्वेज का, उसे कट कर दें, ये कर सकते हैं। तो थोड़ी सी वो अनाथ हो जाएगी, मगर अनाथ भी तो दुनिया में रहते ही हैं ना, ऐसा थोड़ी कि अनाथ सब मर गए हैं। उर्दू की अहमियत हिंदुस्तान के कल्चर में क्या रही, ज़रा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, उर्दू लैंग्वेज क्या होती है पहले तो ये तय करें, फिर देखेंगे उर्दू कसौटी पे उतरती है कि नहीं। क्या लैंग्वेज अपनी स्क्रिप्ट है? देखिए, आप पंजाबी आप जानते होंगे, पंजाबी जो है वो देवनागरी में भी लिखते हैं, गुरमुखी में भी लिखते हैं और उर्दू स्क्रिप्ट में भी लिखते हैं। जी हाँ। अच्छा, मगर रहती तो पंजाबी है। उर्दू स्क्रिप्ट में लिख के उर्दू नहीं हो जाती, या देवनागरी में लिख के वो हिंदी नहीं हो जाती, सही बात है। और गुरमुखी में लिख के सिर्फ गुरमुखी की नहीं हो जाती। स्क्रिप्ट नहीं है। अगर स्क्रिप्ट होती ज़बान तो इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच ये सब लैटिन कहलाते हैं, इसलिए कि स्क्रिप्ट तो लैटिन की है, उनकी मांगे की स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट कर जाती है ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह, ज़बान अपनी जगह रहती है, ज़बान नहीं जाती कहीं। तो स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर क्या है? वर्ड्स है। अच्छा, मैं कहता हूँ ये हॉल ब्राइट, 4 वर्ड बोले जिसमें जो 2 इम्पोर्टेंट वर्ड थे, हॉल और ब्राइट इंग्लिश के। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ नहीं, या मैंने किसी और भाषा में इंग्लिश के 2 वर्ड यूज़ किए, तो फिर भाषा क्या है? ये और है ने भाषा तय की। लैंग्वेज अपना ग्रामर, अपनी सिंटैक्स है। अब मुझे बताइए कि हिंदी और उर्दू की सिंटैक्स में, ग्रामर में क्या फ़र्क? कोई फ़र्क ही नहीं है। और होगा भी कैसे? ये दोनों एक माँ की बेटियाँ हैं। अच्छा, वो कैसे? वो एक डायलेक्ट उसे कहते हैं जिसमें स्क्रिप्ट नहीं हो, बोल रहा आदमी बोली, लिखने को कुछ नहीं है। ये डायलेक्ट कोई 700-800 साल पहले कुछ लोग पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखने लगे, खड़ी बोली जिसे कहते हैं। अच्छा, पर्शियन स्क्रिप्ट में क्यों लिखने लगे? पर्शियन का स्टेटस उस ज़माने में एशिया में वही था जो आज इंग्लिश का है दुनिया में। ठीक बात। इवन मुगलों की मदर टंग पर्शियन नहीं थी, मगर बोलना पड़ता था उन्हें। हमारे जो पेशवा तो खुद ही वर्ड जो है वो पर्शियन का है, उनका भी सरकारी काम जो है वो पर्शियन में ही होता था। शिवाजी महाराज वो द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मराठी को भी, पर्शियन को निकाला नहीं, मराठी को भी इंट्रोड्यूस किया सरकारी कामों में। तो ये जो थी लैंग्वेज, इट वाज द लिंगुआ फ्रंका ऑफ द एलीट। अच्छा, वो अवेलेबल थी, तो सम पीपल स्टार्टेड राइटिंग खड़ी बोली इन पर्शियन स्क्रिप्ट। जो पहला नाम लोग लेते हैं अमीर खुसरो का, लेकिन जाहिर है क्या उनका हाई प्रोफाइल हो गया, और भी लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, वो इतने मशहूर नहीं हुए।
यही लैंग्वेज अलग अलग स्टेजेस से गुजरती रही, वहाँ हैदराबाद भी पहुँच गई और वहाँ डेवलप हुई, लखनऊ में अलग। कई स्टेट्स में तो ये सेकंड लैंग्वेज है। जी जी अभी भी आंध्रा है में है, और यूपी में है। जी जी, तो यही जो लैंग्वेज महाराष्ट्र है, में भी है सुना। यही लैंग्वेज जो है ये उर्दू है। अच्छा, उर्दू क्या फारसी है? उर्दू क्या अरबी है? एक साहब ने, उर्दू लखनवी साहब एक शायर थे लखनऊ के, और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, वो न्यू थिएटर्स के बहुत गाने लिखे हैं। तो किसी ने कहा साहब उर्दू अगर पर्शियन वर्ड ना यूज़ करें तो उर्दू क्या है? अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम सिर्फ पर्शियन के, हम तो पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस के वर्ड यूज़ करते हैं, हमारी उर्दू में बहुत सारी लैंग्वेज के वर्ड, लेकिन उर्दू डिपेंडेंट नहीं है पर्शियन पे। अब मैं एक पूरी किताब लिखूंगा, जो आपने बात कही वो मुझे ख़राब लगी, जिसमें एक वर्ड ऐसा नहीं होगा जो कि पर्शियन में जिसके रूट्स हो। अच्छा। और उसने पूरी किताब लिखी पोइट्री की, अच्छा। जिसमें एक वर्ड नहीं था जो कनेक्टेड हो पर्शियन से किसी भी तरह, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब देखिए उनके एक दो शेर सुनाता हूँ मैं आपको। प्लीज सुनाइए। काली घटा में कौंधा लपका, वन में जो कोयल कूक गई, जितनी गहरी सांस खिंची थी उतनी लंबी हुक गई। वाह। उसने भीगे हुए बालों से जो झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। अब ये जो है ये कौन सी जबान है? इसमें कोई पर्शियन का वर्ड नहीं, और पूरी किताब उनकी ऐसी है, नॉट वन वर्ड। तो हमारे यहाँ लैंग्वेज, हम सबकी लैंग्वेज में जो वर्ड है इतने मिले हुए हैं, हमें पता भी नहीं है कहाँ से आए। वकालतनामा, हलफनामा, ये सब उर्दू के वर्ड्स हैं। पंजाब खुद ही उर्दू का वर्ड है। पंजाब उर्दू। पंजाब, अच्छा, हाँ। मैंने सुना है कि हिंदी हिंडावी से आया है। हिंदवी। हिंदवी। ये इसे ओरिजिनली इसका नाम हिंदवी था। हिंदवी था उर्दू का। तो वो भी उर्दू का है। जी 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 जी। तो उर्दू इज अल्टीमेटली, कोई भी लैंग्वेज हो, जी। इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ कल्चरल चेंज इन टर्म्स ऑफ हाउ यू स्पीक द लैंग्वेज। कैसी आप बात करते हो वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, बहुत जुड़ा। और जो हमारी मॉरल वैल्यूज है वो, उनको कौन सा वर्ड सूट करता है वो भी ले लेते हैं। देखिए मैं आपको अजीब मिसाल दूं, किसी से आप कहें कि एक काम करो यार, मेबख ले लो, 4.5 करोड़ की मिलती है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, वो आपसे ये कहे मेरी इतनी हैसियत नहीं है। अच्छा। तो खराब लगता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, Correct. ये ठीक लगता है। हाँ, अब क्या मेरी हैसियत नहीं है, बुरा क्यों लग रहा है? और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक क्यों लगता है? बिकॉज विद अफोर्ड ये वैल्यू सिस्टम आता है कि अगर आपके पास पैसा कम है तो कोई बुरी बात नहीं है। सही बात। हैसियत में औकात कम हो जाती है, जी हाँ, इसलिए कि ये तो फ्यूडल टाइम से आया है जी हाँ। वर्ड। इसके वर्ड जो है वेस्टर्न वैल्यू से है, जहाँ पर इतनी बुरी बात नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते। तो अफोर्ड आपको एक पर्दा देता है जो हैसियत नहीं देता। ये लैंग्वेज बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, उसको आप बेख्याली में इस्तेमाल करें तो कुछ नहीं, लेकिन वरना हर वर्ड जो है उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, उसके पीछे मोरालिटी है, एक सर्टेन कल्चर है, ट्रेडिशन है। वर्ड बड़ी सेंसिटिव चीज़ होता है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल थोड़ी बोलता, उर्दू थोड़ी बोलता, तमिल बोलता। केरला में बशीर जो था इतना बड़ा राइटर, या बंगाल का कितने लगभग बोल रहे होंगे उर्दू? वो बोल रहे होंगे कई करोड़ लोग हैं जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं। अच्छा। वही उर्दू भी बोलते हैं। और ये तो अब आपने कर दिया इसलिए कि लैंग्वेज किसी रिलीजन की लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। जी हाँ, लैंग्वेज एंड रिलीजन आर नॉट, हो ही नहीं, इलॉजिकल। हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियन की क्या लैंग्वेज है या हिंदूज की क्या लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं। हिंदूज की लैंग्वेज आप कहें हिंदी है तो तमिलनाडु में जाके पूछिए कि है कि नहीं है, वो भी बहुत हिंदू है। तो लैंग्वेज रीजन्स की होती है। करेक्ट। तो जो इस रीजन में जो मुसलमान हैं उनकी भी कल तक ये आप जहाँ हैं और जहाँ से आए हैं वहाँ तो आप कॉन्स्टेंटली सुनते होंगे। पहले लोग फादर के बारे में बोलते थे, अब 30-40 साल गुजर गए तो दादा के बारे में। साहब मेरे जो फादर थे वो तो उर्दू ही लिखते पढ़ते थे, क्या बहुत सुनते अरे थे। बड़े भारी पोएट। अब अपने दादा के बारे में बोलते हैं। हमारे दादा तो साहब उर्दू, उनकी किताब नोटबुक भी रखी पूरी उर्दू में, मैं तो नहीं पढ़ पाता। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर तो बड़े भारी स्कॉलर थे। वो तो सही है, मगर आपकी मदर भी टीचर और स्कॉलर थी, उर्दू लिखती थी। तब तो आपकी सारी फैमिली की हिस्ट्री है, उर्दू से आप पूरी जुड़े हुए हैं। एक बात बताऊं आपको, सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये पहली सरकार नहीं है। इतने बरसों से अगर लोगों को, बच्चों को उर्दू, जिनकी मदर टंग उर्दू थी
या और मदर टंग ये नहीं मुसलमान बच्चे, पंजाब का तो हर बच्चा उर्दू जानता था, जी हाँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। Correct. जो आज बोलते हैं मुझे दिल्ली में लोग कि मेरे फादर तो साहब उर्दू ही का अखबार पढ़ते थे, मेरे दादा तो उर्दू अखबार, ये सब मुसलमान नहीं है। नहीं सही बात है, सही तो ये किसने ख़त्म की? ये कौन था? ये उस तो वक्त उसी तो जो ये- भी प्रदेश था वहाँ उनकी पॉलिसी रही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिलती थी, सपोर्ट किसी ने नहीं दी। नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट तो देते थे एक सपोर्ट। आपको यूपी के एक मिनिस्टर थे, कांग्रेस के थे वो, उनका कौन, वीर बहादुर सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं उर्दू का मुंह काला करके गधे में बिठा के घुमाऊंगा। हो, अच्छा, तो ये जो उर्दू खत्म हुई है, या ये जो आपका सच्चर कमीशन रिपोर्ट है, सच बात करते हैं, ये उसने रिपोर्ट दी कि ये मुसलमान तो ज़्यादातर दलित से भी बुरी हालत में यहाँ है। वो तो है, वो तो साफ। जिस आदमी ने अनाउंस किया था कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, वो आदमी उर्दू नहीं बोल सकता था, जिसका नाम था जिना। अच्छा, ये जरा देखिए। हाँ सही बात है। और दुनिया में पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है जो अनब्रेकेबल है। जैसे एक जिम लेकर था बॉलर, उसका रिकॉर्ड कभी नहीं हाँ टूटेगा। 19 विकेट, उसने एक टेस्ट मैच में 19 विकेट लिए। 19 विकेट लिए। उसी तरह से ये रिकॉर्ड भी नहीं टूटेगा। दुनिया में बहुत पार्टीशन हुए हैं, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में हुआ था, बहुत जगह हुए हैं। हर जगह माइनॉरिटी, इवन इन इंडिया माइनॉरिटी ने पार्टीशन मांगा। पाकिस्तान का डिस्टिंक्शन ये है कि वहाँ मेजॉरिटी ने पार्टीशन मांगा। 10 करोड़ आदमी ने 7 करोड़ आदमी से पार्टीशन मांगा कि हम अलग होना चाहते, मेजॉरिटी अलग होना चाहती थी। जो मेजर इश्यूज थे उनमें एक लैंग्वेज भी थी। 10 करोड़ मुसलमान जो थे वो कह रहे थे हम बंगाली हैं, हमारी मदर टंग बंगाली है, हम पे उर्दू मत इम्पोज करो। मेरी मदर टंग है उर्दू, मुझे बहुत मोहब्बत है उससे, बट आई स्टैंड बाई दोज बंगालीज हु वांटेड टू सेव देयर मदर टंग लाइक आई वांट टू सेव माय मदर टंग। तो ये जो है, इतने बड़े सबूत के बाद भी अगर समझ में ना आए लोगों के कि भाई उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, 10 करोड़ मुसलमान कह रहे हैं हम मुल्क तोड़ देंगे, उर्दू नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद भी आप ना समझे तो ना समझिए। ये तो अभी पीछे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, और मामला ये था कि एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आपको मालूम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड लगते हैं, उसमें ऊपर मराठी में लिखा जाता है और नीचे उर्दू में लिखा जाता है। तो एक फैसला आया कॉरपोरेशन का कि भैया ये उर्दू जो नीचे से लिखा जाता है इसको मिटाना चाहिए। उसके बाद एक 1900 मेरे ख्याल 2022 में एक एक्ट भी बन गया। तो ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात की जो आपने अभी कही कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि कोई ज़ुबान को धर्म के साथ जोड़ा जाए, और इसलिए उर्दू की अहमियत कमती हो जा रही है। जो उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू ज़ुबान को मुस्लिम के साथ जोड़ा जा रहा है, रिलीजन के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि उर्दू ज़ुबान इज़ पार्ट ऑफ आवर सिंक्रेटिक कल्चर। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी मैंने पढ़ा अभी इतना ज़बरदस्त जजमेंट दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कई प्रदेशों में तो उर्दू सेकंड लैंग्वेज है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और हिंदुस्तान में कहते हैं कि भाई 2011 के सेंसस में 2075 लैंग्वेजेस हैं, हालांकि शेड्यूल 8 में तो 22 ही हैं। डायलेक्ट्स हो गए। नहीं लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स तो इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। वो लैंग्वेज कैसे जोड़ते हैं कि अगर 10,000 लोग एक लैंग्वेज बोल रहे हो तो फिर वो लैंग्वेज कहना जाती है। नहीं, वो लैंग्वेज की अगर स्क्रिप्ट अलग है हाँ, नहीं तब वो जाके नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है जो 10,000 की संख्या हो तभी लैंग्वेज कहलाई जाती है। बाकी जो डायलेक्ट्स हैं वो तो कई हैं जी, हजारों में हैं। ठीक। तो इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने दुख व्यक्त किया है, और बहुत बढ़िया जजमेंट है। इसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी पोएम लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहती हैं, किसने लिखी? ये उसी में ये नहीं कहा किसने लिखी है, जज साहब ने इसको कोट किया है। मुझे शायद मालूम। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो ताज्जुब का निशाना। हाँ, ये सुनी ना मैंने, बहुत जगह गाई वाई भी का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। आपको एक इंटरेस्टिंग बात हिस्टोरिकल बताऊं।
1897 में पहली दफ़ा इसी दिल्ली में एक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर रहते थे, शाह अब्दुल कादिर, उन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन उर्दू में किया एज लेट एज 1897, इसलिए कि उसके 700-800 साल पहले सिंधी में हो चुका था कुरान का तर्जुमा। तो जितने हिंदुस्तान में बड़े काजी थे और मुल्ला थे बड़े, सब ने अब्दुल कादिर के ख़िलाफ़ फतवा दे दिया। अच्छा। कि इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि इस पाक किताब का तर्जुमा इस गंदी गलीज़ हीदन लैंग्वेज में किया है, कि ये इस लैंग्वेज में कुरान का ट्रांसलेशन कर दिया, तो ये तो पाप है। जैसे कि तुलसीदास ने किया था पाप, रामचरितमानस लिख दिया था जो संस्कृत में थी रामायण, उसको आम आदमी की ज़बान में ट्रांसलेट कर दिया तो पाप था, उन्हें निकाल दिया गया था बिरादरी से। उस पर उन्होंने एक चौपाई भी कही थी, बड़ी अच्छी थी, धूत कहो रजपूत कहो अवधूत कहो कि जुलाहा कोहू की जात बिगाड़, कोहू की बेटी से बेटा ना ब्याह, कोहू की जात बिगाड़ ना चोहू, मांग के खैबो मस्जिद में सोइबो, लेबे का एक न देबे का दोहू। उन्हें भी तो ये फंडामेंटलिस्ट माइंडसेट तो एक ही होता है कहीं भी हो, तो उसको तो निकाल दिया था। उसी के एक 60-70 साल बाद एक आर्टिफिशियल दाढ़ी चिपका दी गई उर्दू की और टोपी सर पे रख दी, इसलिए कि अब तो डाइवर्जन 1857 के बाद तो ख़ास तौर से इन्हें डिवाइड करना था। ये जो यूनाइट होके अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़े थे तो इसमें शिज़्म पैदा करना ज़रूरी था, और इंटेंशनली हिंदी और उर्दू को अलग करने का इंस्टीट्यूशंस ने काम किया। ये जो है सियामीज़ ट्विन्स हैं, ये एक दूसरे के बिना तभी रह तो ही नहीं नेहरू जी सकते। ने कहा कि हिंदुस्तानी शुड बी आवर लैंग्वेज, हिंदुस्तानी शुड बी आवर। जी जी सही है, सही है। ये जो है ये एक दूसरे के आप बोल ही नहीं सकते, लोगों को यही नहीं मालूम क्या बोल रहा है कि ये उर्दू है कि हिंदी है। अच्छा चलिए, एक आदमी यूपी का रहने वाला है, वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसा यूपी में मिलना मुश्किल नहीं है। वो आदमी कहता है खाना खाओगे, पानी पियोगे, क्या घर जा रहे हो, कल आ जाना। ये क्या है, ये हिंदी की उर्दू, लिखता तो है नहीं, वो पढ़ता भी नहीं है, ये जो बोल रहा है ये क्या है, हिंदुस्तानी। अच्छा यही हिंदी है, यही उर्दू। सही बात। कोई आप जुमला जो है हिंदी के बगैर उर्दू सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं कर सकते, इसलिए ग्रामर तो दोनों की एक है, और ना उसकी आप सेंटेंस बना सकते। ये उसको आर्टिफिशियली संस्कृताइज करके और आर्टिफिशियली अर्बनाइज करके अरब की और वर्ड डाल के कन्वेंशनल वर्ड जो हम लोग बोलते ही नहीं हैं, इसे आर्टिफिशियली अलग करने की कोशिश करते हैं। सिनेमा क्या है, जो सिनेमा की भाषा देखिए, ये हिंदी उर्दू की मिली हुई ज़बान है, उसे आप हिंदी सर्टिफिकेट दे दीजिए, लेकिन ये क्या दूरदर्शन की हिंदी तो नहीं होती ना, फिल्में बनती है, ये कौन सी हिंदी, ये वो हिंदी है जो उर्दू की जुड़वां बहन है। जैसे आपने कहा जुबान और स्क्रिप्ट में बहुत अंतर होता है। हाँ, तो ये जो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप उसकी स्क्रिप्ट ख़त्म कर देंगे जो हो रही है, लेकिन ये सारी पोइट्री जो है उर्दू पोइट्स की, ये देवनागरी में अवेलेबल है, और देवनागरी में इट सेल्स लाइक हॉट केक्स, ऑल्दो आई डोंट नो ये हॉट केक्स कहाँ बहुत बिकते थे, मुझे पता नहीं, मैं मुहावरा है तो हाँ मैंने देखी नहीं कोई जगह जहाँ हॉट केक बहुत बिक रहा हो, तो मगर बिकती है। अब मेरे जैसे शायर की कोई मेरे ख्याल से 26 या 27वीं एडिशन छप गया है, 26 या 27वां एडिशन आपकी वजह से। अरे मगर वो किताब देवनागरी में, शायरी उर्दू की है, मैंने तो एक वर्ड भी नहीं चेंज किया, वही है जो आप सरल तरीके से बोलते हो, बड़े सरल तरीके अरे से सरल लिखते तरीके हो, से बोलना चाहिए, लोग समझते हैं, मगर जबान जो है वो इसीलिए तो होती है जुबान। इसीलिए हाँ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 26वीं 27वीं जो आप कह रहे हो जी। वो उसकी एडिशन आ और रही ये है। तो कोशिश बेकार है, ये मीनिंगलेस है। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिए, तो उनका प्रेफेस आप जब नया एडिशन आएगा तो कहते हैं हमने 50 वर्ड इस बार बढ़ाए हैं। इवन जुगाड़ हैज एंटर्ड, जुगाड़ हैज एंटर्ड, आई नो दैट। ऑक्सफोर्ड Yeah, that's यूनिवर्सिटी right. डिक्शनरी में जा चुका है। जी हाँ, जी हाँ। हम क्या कहते हैं, अभी हम 500 वर्ड निकालने वाले ज़बानें ऐसे नहीं जिंदा रहती हैं, जो लोग ये कर रहे हैं वो हिंदी का नुकसान कर रहे हैं। हिंदी अमीर है इसलिए कि उसके पास सब लैंग्वेजेस के वर्ड हैं, आप उसे वर्ड निकाल के गरीब बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। चलिए एक और बात पे आते हैं, वो थोड़ी गंभीर है
और उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी मैं राय चाहता हूँ कि जो 22 तारीख को जो हादसा हुआ जम्मू कश्मीर में, उसका नतीजा मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन सारा देश एकजुट होकर, कश्मीर एकजुट होकर बोला कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, नहीं होना चाहिए। और ये पाकिस्तान तो हर करता रहता है ये सब, हमने आरोप भी लगाया पाकिस्तान में, वो सही भी है। अब मैं आपकी राय चाहता हूँ कि किस तरीके से आप इसको देखते हो। देखिए, मैं तो इस बारे में 1-2 जगह बोल भी चुका हूँ, और स्टेज से भी और कैमरा के सामने भी। ये बहुत हो गया है, और मैं शायद मुझे बहुत इसलिए भी लग रहा है कि मैं मुंबई में था जब मुंबई में हुआ, और 3 दिन तक उस शहर की क्या हालत थी, कैसी लाशें विक्टोरिया टर्मिनस के प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई थी। अभी हम तो वो होटल जो हैं उनका क्या हाल था, किस तरह से लोगों को मारा गया, और कहाँ से लोग आए। भाई अब इस पर आप इनकार करें, मैंने तो पाकिस्तान में लाहौर गया था, मैं अहमद फैज़ के उसमें, फैज़ मेला जो है, वो तो अच्छे लोग हैं, उन लोग पे तो इल्ज़ाम लगता है कि इंडियन एजेंट हैं, ये तो पैसिफिस्ट हैं, ये वो। वहाँ मुल्लाओं को ये लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए मुझे पसंद है। तो उन्होंने ही मुझे वीज़ा किसी तरह दिलाया, वरना मुझे वीज़ा पाकिस्तान रिफ्यूज़ कर चुका है पहले। अच्छा, जी जी। तो वहाँ पर मुझसे यही सवाल किसी ने किया खड़े होके, जब 2500 आदमी हॉल में बैठे थे, कि हम तो आपसे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, देखिए हमने आपको कैसे रिसीव किया है, कितनी इज्जत दी है, और आप लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या समझते हैं कि हम सब टेररिस्ट हैं, हमने आप पे बम फेंक दिया क्या, गोली चलाई आप पर। एक महिला ने आपसे जब हाँ, मैडम ने पूछा एक ने। तो मैंने कहा, और हम तो कितने खुले आर्म्स के साथ बाहें खोल के आपसे मिलते हैं, आप लोग को पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है। मैंने कहा ये बात तो मैं आपसे तकल्लुफ़ में बात नहीं कर सकता हूँ, आपने सवाल ऐसा कर दिया है। तो सच ये है कि हमारा रिकॉर्ड क्या है कि लता ये नुसरत फ़तेह अली आए, मेहदी हसन आए, गुलाम अली आए, हमने तो बड़े बड़े फंक्शन किए हिंदुस्तान में। फैज़ अहमद फैज़, who was a poet. Yes, of course. And I will not call him a Pakistani poet, I'll call him a मैं poet आपको of the छोटी subcontinent. पर्सनल बात बताऊं, छोटी सी, आई एम सॉरी टू जी। इंटरप्ट यू, कि मेरे फादर वकील थे लाहौर में। जी तो जब मंटो का ट्रायल हुआ जी, तो फैज़ अहमद फैज़ विटनेस थे। विटनेस थे। तो मेरे फादर वकील थे, अरे वाह, और वो उनके बड़े दोस्त बने। अच्छा, और जब हम अपने घर जाते थे, इसलिए मुझे उर्दू से बड़ी दिलचस्पी है, जी, जी, क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ घर जाता था जी। तो बात केवल उर्दू शायरी की होती थी। जी जी और मेरे फादर और मेरे सबसे बड़े भाई, दे नो सो मच ऑफ जी, उर्दू लिटरेचर दैट आई फील कि मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा हो, मुझे भी उस जुबान से शायरी शुरू कर दी, और क्या करें। मैंने तो दूसरी तो तरीके से की, तो लेकिन ये फैज़ हमारा जब आए थे, फैज़ अहमद फैज़ के साथ था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। फैज़ को ऐसा ट्रीटमेंट मिला था इस मुल्क में जैसे कोई हेड ऑफ द स्टेट आए। वो जहाँ भी गए राजभवन में ठहरे, सामने एक लाल बत्ती की गाड़ी चलती थी उनके, एक गाड़ी में वो होते थे, मतलब उनको रेड कारपेट बिछा दिए गए उनके लिए। हिंदुस्तान के भी बहुत बड़े बड़े पोइट और राइटर्स, के अब्बास, सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, ये लोग गए हैं, लाहौर भी गए, कराची गए, इनको कभी पीटीवी पे नहीं बुलाया गया। हमारे यहाँ तो ये हाल था, अभी तो दूरदर्शन बदल गया है, कि कोई कराची से सड़क पे झाड़ू देने वाला आता था तो दूरदर्शन पे इंटरव्यू होता। कौन कौन सी सड़कों पे आप झाड़ू देते, आपकी झाड़ू किस तरह की है, ये इंटरव्यू होता था। हमारा तो कोई राइटर कितना भी बड़ा हो, पीटीवी नहीं इनवाइट करती थी। अब तो उनके प्राइवेट चैनल आ गए हैं, तो अभी फिर भी वो बात कर लेते हैं, पीटीवी नहीं। तो आप, लता मंगेशकर वो हैंड्स डाउन द मोस्ट पॉपुलर इंडियन इन 50s and 60s and 70s। उसका आपने कभी बुला के शो किया? हमने तो बहुतों के किए, ये तो आप गलत कह रही हैं। और मैंने कहा कि आप मुझे बता रही हैं कि आपने कोई बम मुझ पे नहीं फेंका, कोई गोली नहीं चलाई। मैं तो मुंबई का रहने वाला हूँ, मैंने तो अपने शहर को जलते देखा है। तो जो लोग आए थे जलाने, वो स्वीडन से तो नहीं आए थे और ना इजिप्ट से आए थे। तो
ये है राजनीति थोड़ी सी, और ये एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। वो कुछ कहें बाहर के मुल्क के ऐसा कंट्रोल कर लो और वैसा कर लो, खुद करते हैं। इन पे ज़रा सी आँच आ जाए तो ये तो जाके पूरी बस्तियों के बस्तियाँ और शहर के शहर बम्बार्ड कर देते हैं। ये हमें सिखा रहे हैं मॉडरेशन। ये इनकी राय की हिंदुस्तान को ज़रूरत नहीं है। आई थिंक टाइम हैज़ कम। आई हैव नथिंग अगेंस्ट द पीपल ऑफ Nobody has anything against the people. No, actually they are trapped people. Absolutely. They are the worst sufferers. वो तो वहाँ उनके नीचे रह रहे हैं, हम तो पड़ोस में यहाँ से देख रहे हैं। गड़बड़ वहाँ पर है एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एंड मुल्ला। ये जो फंडामेंटलिस्ट है वो भी बहुत टेढ़ा है, खतरनाक है। ये तीन हैं जिनकी उनका क्या है कि उनका एग्जिस्टेंस का रीजन नहीं बचेगा अगर हिंदुस्तान से रिलेशन ठीक हो, तो फिर तुम क्यों। बस जावेद साहब ये तो चलता रहा है, मतलब उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, मतलब तो ये कब तक होगा? पठानकोट हुआ, ये हुआ, उससे पहले फिर होगा कि हम मुंबई हुआ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 100%। यही ये मेरी राय नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि इस बारे में पहली बार ऐसा हुआ है कि सारी अपोजिशन पार्टीज ने विदाउट एनी इफ एंड बट सरकार से कहा है कि हम आपके साथ हैं। सारा देश उनके साथ है। बिल्कुल है, ऐसा व्यक्ति नहीं है। और क्या करेंगे, इतनी मुझे समझ होती तो फिर मैं कहीं मिनिस्टर होता, वो तो मैं हूँ नहीं। लेकिन नहीं, ये तो कोई भी नहीं जानता ये कि कुछ एक ऐसी बात होनी ही चाहिए कि जिससे वहाँ की आर्मी, और उनका आर्मी चीफ का मैंने उस पर देखा यूट्यूब पे स्पीच मैंने देखी। ये कितना इनसेंसिटिव आदमी है, इसको एक बात का ख्याल नहीं। भाई हम बुरे लोग हैं, हिंदियन बड़े ख़राब लोग होते तो हमको गालियाँ दो ना। तुम ये कह रहे हो कि हिंदू ऐसे होते हैं। तुम्हारे मुल्क में चलो 2% होंगे, 2.5% होंगे, हिंदू रहते हैं ना, तुम्हें उनकी कोई इज्जत नहीं है। नहीं, उनको क्या इज्जत है अपनी पावर। मुझे बताइए, तुम हिंदुस्तानियों को गाली दो तो मेरी समझ में आएगा कि भाई हम बड़े ख़राब लोग हैं, हम देखो करगिल में घुस गए थे, हम कश्मीर में कई बार घुस गए थे, हम तो सारे ख़राब काम तो हम करते हैं ना, तुमने तो आज तक कुछ नहीं किया बुरा। तो मैं मान लेता हूँ, मगर तुम्हें अपने मुल्क में जो हिंदू रहते हैं, यू आर, उनकी तो इज्जत करो, उनकी तो इज्जत करो। तुम किस तरह के आदमी हो तुम? वो तो साफ जाहिर है, कहता है कि JNK is the juggernaut that we have. You don't have. Maybe it is your juggernaut. मुझे क्या, तुम अपनी बॉडी का कौन सा हिस्सा बताते हो, मुझे उससे कोई लेना देना। But you don't have it and you will never have it. You will never have it. That's correct. नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं भाई। नहीं भाई, their whole establishment depends on that anti-Indian propaganda and terrorism in India. सारी तो उनकी रेलेवेंस ही वो है, और तो कुछ है भी नहीं। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कुछ करें, मतलब कि हम तो उनकी जो मिसाइल्स हैं, उनकी जो मिसाइल्स हैं उसमें एक का नाम है अब्दाली। हाँ है। चलो बाई सम वॉप्ड थिंकिंग मैं सोच लूँ कि जब हिंदुस्तान में मुसलमान ही नहीं थे तो उधर जो हमला किया था तो उन्होंने तो इन काफिरों पे किया था। अरे मगर अब्दाली ने जब हमला किया था और जहाँ हमला किया था वहाँ मुसलमान रहते थे, तो अब्दाली तुम्हारा हीरो, तो इसके मतलब जो इस ज़मीन पे पैदा हुए लोग हैं वो तुम्हारे हीरो नहीं है। तुम उस इन्वेडर जो तुम पे इन्वेडर था, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री क्या है? इनका चक्कर क्या है कि इनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनकम्पैटिबल है। वो कैसे? इसलिए कि गाना गाते हैं, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, और इनका हीरो है मोहम्मद बिन कासिम जिसने इस सोनी धरती पे हमला किया था। तो हिस्ट्री कुछ और है और ज्योग्राफी कुछ और है। करेक्ट। जोगरी ही इनको थोड़ा तड़पा रही है, बलूचिस्तान, अब उसे खोदो नहीं, अच्छा खोदो, उसमें तक्षशिला के बुत निकलते हैं। तो ये बुत तुम्हारे बाप दादों के हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो ये जमीन कैसे तुम्हारी? तो उनका ज्योग्राफी एक सीरियस प्रॉब्लम है और हिस्ट्री एक अच्छा, जिससे कहते हैं कि हम उनके, वो कहते तुम्हारे को हो ही नहीं। इनको अभी ज़्यादातर जो मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, उन्होंने बैन कर दिया है कि पाकिस्तानी को वीज़ा ही नहीं देना है। तुम ये बोलते हो हम उनके हैं, वो नहीं मानते, लेकिन तुम मानते। जैसे ही कोई दिल्ली में लड़का सड़क पे घूम रहा, कह रहा मैं शाहरुख खान का कत्ल हूँ, शाहरुख खान कह रहा मैं तुम्हें पहचानते नहीं भाई। ये इनका हाल है। सही बात है। तो हम चाहेंगे कि आइंदा में पाकिस्तान की असलियत को विश्व पहचाने,
सारे देश अरे मगर पहचाने। फिर जब मैं वो पाकिस्तान को ऐसे मुझे दुख होता है, मेरे बहुत अच्छे अच्छे वहाँ दोस्त हैं और बड़े अच्छे लोग हैं वो, और फंसे हुए हैं बेचारे, उनके पास कोई पावर तो है नहीं, कोई से नहीं उनकी, वो होने का चांस भी नहीं है। नहीं, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और तो क्या होगा पाकिस्तान का और हमारे लिए मैं जरूर एक लोगों से मुसीबत। कहूँगा कि डोंट थिंक जड़ है। एनी कंट्री इज नॉट अ मोनोलिथ। कोई भी मुल्क में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हो ही नहीं सकते। अच्छा, अगर मुल्क की हुकूमत खराब है तो सबसे ज़्यादा तो खराब उनके लिए होगी ना जिन पे वो राज कर रही है। जी हाँ। मुल्क की अगर फौज खराब है तो सबसे ज़्यादा तो खराब उनके लिए होगी जिन पे उसकी असर है। तो ये जो लोग सफ़र कर रहे हैं उस मुल्क में, हम उनसे क्यों दुश्मनी मोल लें, हम उन्हें क्यों गाली दें कि कोई भी पाकिस्तान नहीं, हम नहीं करेंगे। हमको फौज, हुकूमत और मुल्ला, तीन, और हमारी पूरी सिंपैथी है उस पाकिस्तान की मासूम आवाम से जो इनके जुल्म सह रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में रहती हो, चाहे वो सिंध में रहती हो, चाहे वो पंजाब में रहती हो। और ये एक गलती और हो रही है, अरे भाई कश्मीरियों ने अपनी मर्जी से हिंदुस्तान चुना है, ये कोई हिंदुस्तान की फौज नहीं चली गई थी उन्हें जैसे अंदर अपनी मर्जी से वहां आप चले गए, जी। अपनी मर्जी से। सच ये है कि इन पे तो हमला कर दिया था पाकिस्तान ने। अच्छा, पाकिस्तान का एक और भी कमाल है जो कि पाकिस्तानियों को फेस करना चाहिए। अरे भाई, हमारा सिपाही मरता है, हम उसे सलूट करते हैं, हम उसका अर्थी में जब चलते हैं तो झंडा लेके चलते हैं और उसकी अर्थी पे हिंदुस्तान का झंडा रखते हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए जान दी है इसने। जो लोग करगिल में मरे, उनकी बॉडी लेने को तैयार नहीं थी पाकिस्तान आर्मी। तो कहना चाहते नहीं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो उसको हिंदुस्तान ने बहुत प्रॉपरली कुछ मौलवी बुला के प्रॉपरली उनका फाइनल राइट्स कराए। उसके बाद उनकी तस्वीरें एडजुटेंट जो थे उसको, जो अल्टीमेटली बाद में चीफ भी बने पुलिस के, इसके आर्मी के, इंडियन आर्मी, ही वॉज देयर, ही गेव दिस एल्बम। एक मीटिंग दोनों एडजुटेंट्स में हुई जब वो झगड़ा सीजफायर हो चुका था। उनका भैया ये एल्बम है, ये तुम्हारे सिपाहियों को हमने बैरी करवाया। उसने एल्बम लेने से इनकार कर दिया, या मालूम कर लीजिए। उसने कहा मैं नहीं लूँगा, मैंने लिया तो हम तो मान लेंगे कि हमारे आर्मी के लोग थे। मीटिंग ख़त्म हुई, बाहर निकले, उसने हाथ मिलाया, कहले यार छोड़ो, वो मीटिंग ऑफिशियल थी, अनऑफिशियली मुझे दे दो, मैं उनके घर वालों को खबर कर दूँगा। तो तुम्हें तो जो तुम्हारे मुल्क के लिए जान दे रहे हैं, गलत या सही, उन्हीं की इज्जत नहीं, तुम हमारी क्या इज्जत करोगे भाई? सही बात। चलिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और यकीनन होना चाहिए। और ये जो है, आई डू बिलीव कि ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसको आसानी से नहीं लेगी। नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी। लेना अब नहीं भी। अब ये तो बचकाना बातें करते हैं कुछ, तो अभी मैंने सुना, अरे साहब 10 दिन हो गए कुछ, अरे नहीं, अभी नहीं, 10 दिन नहीं होता, एक सोचता है, तैयारी होती है, प्लानिंग होती है, तो होता है। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई स्टेप, हम सबको यकीन है कि हमारी प्रधानमंत्री ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएंगे ताकि इसका असर दोबारा ना उठ पाए टेररिज्म का। थैंक यू जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा लुत्फ़ आया आपसे बात करने का।